धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म जो बस ब्लॉकबस्टर हिट थी। लेकिन क्या वो सिर्फ मनोरंजन थी या उससे कुछ ज्यादा? आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने जा रहे हैं जो दावा करता है कि इस फिल्म के अंदर ना एक छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। तो ये एक तरह से इस विश्लेषण के लेखक का न्योता है, एक चैलेंज। वो कह रहे हैं कि जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है उस पर मत जाइए। अगर हम तथ्यों की गहराई में उतरे ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। तो चलिए देखते हैं कि वो तस्वीर आखिर है क्या। ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये तो एक कल्चरल फिनोमिनॉन बन गई थी। बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक गहरा सवाल छिपा है। क्या ये सिर्फ कला थी या फिर एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया प्रोपेगेंडा? तो सवाल ये है कि ये प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है, मतलब इसका तरीका क्या है। ये विश्लेषण एक खास फॉर्मूले की तरफ इशारा करता है। इसे वो कहते हैं फैक्ट प्लस फिक्शन फॉर्मूला, और ये दर्शकों की सोच पर असर डालने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। इस तकनीक को ना एक फैक्ट प्लस फिक्शन सैंडविच की तरह समझिए। सबसे पहले स्टेप 1, फिल्म एक ऐसा सच दिखाती है जिसे सब जानते हैं, जैसे 2014 में मोदी की चुनावी जीत। इससे कहानी में एक भरोसे का एहसास होता है। अब आता है स्टेप 2। इसके ठीक बाद एक पूरी तरह से मनगढ़ंत सीन दिखाया जाता है, जैसे आईएसआई एजेंट्स का सर पकड़कर बैठ जाना। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, स्टेप 3। हमारा दिमाग वो इन दोनों चीजों को अपने आप जोड़ लेता है। हम इमोशनली ये मानने लगते हैं कि वो जो काल्पनिक रिएक्शन था वो उस असली घटना का ही नतीजा था, और बस ऐसे ही फिक्शन सच जैसा महसूस होने लगता है। और ये तकनीक इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं से खेलती है। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, जब हम स्क्रीन पर अपने देश को जीते हुए देखते हैं तो एक गर्व की लहर दौड़ जाती है। उस इमोशनल हाई के पल में ना, हमारा जो क्रिटिकल दिमाग है वो थोड़ा सा सो जाता है। हम सवाल नहीं पूछते, हम बस महसूस करते हैं। विश्लेषण में इसे एक नाम दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल स्पॉन्सरशिप। देखिए, ये किसी टीवी ऐड की तरह सीधा सीधा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बारीक है। सोचिए, एक देशभक्ति फिल्म चल रही है, लोग पूरी तरह उसमें डूबे हुए हैं, और उसी कहानी के बीच से एक राजनीतिक विचारधारा को धीरे धीरे मन में बिठा दिया जाता है। मतलब मनोरंजन के बहाने एक विचार का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस छोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब इस तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं, जिसे इस विश्लेषण में हाईलाइट किया गया है, और ये जुड़ा है भारत के सबसे विवादित आर्थिक फैसलों में से एक से। जी हाँ, नोटबंदी से। तो फिल्म एक कहानी बुनती है। पाकिस्तान नकली नोट छापता है। क्यों? ताकि चुनाव में गड़बड़ी की जा सके। हमारा हीरो इसकी खबर भारत तक पहुंचाता है, और फिर स्क्रीन पर असली फुटेज आता है जिसमें पीएम मोदी नोटबंदी का ऐलान कर रहे हैं। और नतीजा? दुश्मन की योजना फेल। इस तरह विश्लेषण के अनुसार एक बेहद कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को एक काल्पनिक हीरोइक कहानी से जोड़कर उसे देश बचाने वाले एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश कर दिया गया। लेकिन यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा करता है। सोचिए, अगर ये पता हो कि दुश्मन एक ट्रक में नकली पैसा लेकर आ रहा है, तो कोई क्या करेगा? जाहिर है, उस ट्रक को रोकेगा, है ना? कोई पूरे देश की इकोनॉमी को महीनों तक लाइन में क्यों खड़ा करेगा? ये जो लॉजिक है, ये फिल्म की कहानी में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। और यहीं पर विश्लेषण का जो असली आरोप है वो सामने आता है। तर्क ये है कि फिल्म सरकार की उन नीतियों को उठा रही है जिनकी बहुत आलोचना हुई, और उनके चारों तरफ एक मनगढ़ंत कहानी बुनकर उन्हें सही ठहरा रही है। ये एक तरह से इतिहास को दोबारा लिखने जैसा है, लेकिन सिनेमा के बड़े पर्दे पर। तो फिल्म बनाने वालों के पास ऐसी आलोचना के खिलाफ क्या जवाब है, क्या डिफेंस है? विश्लेषण के मुताबिक फिल्म ने अपना बचाव पहले से ही कहानी में डाल रखा है, और ये बचाव है क्रिएटिव फ्रीडम, यानी रचनात्मक स्वतंत्रता की ढाल। फिल्म की शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर आता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये एक तरह की कानूनी ढाल है जो कहती है, अरे भाई, ये तो बस एक कहानी है, इसे सीरियसली मत लो। लेकिन विश्लेषण इस बचाव को फौरन चुनौती देता है। सवाल ये उठता है कि क्रिएटिव फ्रीडम का दावा तब कितना टिकता है जब फिल्म के ज्यादातर किरदार और घटनाएं असली जिंदगी से ली गई हों।
और ये टेबल इसी धुंधलेपन को दिखाती है। एक तरफ हमारा हीरो है हमजा, जो पूरी तरह से फिक्शनल है, लेकिन उसे आईएसआई चीफ, उरी हमला, मोदी की जीत, इन सब असली घटनाओं और लोगों के बीच रख दिया गया है। तो होता ये है कि जब इतना कुछ सच हो तो उस एक काल्पनिक हिस्से पर भी यकीन करना बहुत आसान हो जाता है। अपनी बात को साबित करने के लिए इस विश्लेषक ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने एक पूरी तरह से झूठी कहानी बनाई, लेकिन उसे बहुत कॉन्फिडेंस और अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पेश किया, और नतीजा, कई लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। ये दिखाता है कि जब कहानी कहने का तरीका असरदार हो तो लोग फैक्ट चेक करना अक्सर भूल जाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। ये विश्लेषण हमें बड़ी तस्वीर देखने के लिए कहता है कि सिनेमा की ताकत क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। हम सबने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब एक फिल्म करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो उसकी शक्ति बहुत बहुत बड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है? विश्लेषण का जो फाइनल पॉइंट है वो ये नहीं है कि प्रोपेगेंडा होता है, वो तो हमेशा से होता आया है। मुद्दा है स्केल का, यानी पैमाने का। कोई छोटी मोटी फिल्म शायद ही कोई बड़ा असर डाले, लेकिन धुरंधर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर, उसमें लाखों लोगों की राजनीतिक सोच को बदलने की ताकत है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मनोरंजन में हमारी सोच और हमारे विश्वास को आकार देने की इतनी शक्ति हो, तो फिर सच्चाई की जिम्मेदारी किसकी है? फिल्म बनाने वालों की या हम देखने वालों की?